तक लिखवा देंगे भाई, आपका 1-2 पेज में लिखवा दिया जाएगा। उसके बाद लेक्चर चलेगा, क्योंकि एक्ट हम प्रयास कर रहे हैं कि 15-20 दिन में समाप्त हो जाए। उसके बाद आपका यानी कि प्रयास यही है कि वैकेंसी आने से पहले आपका कम से कम पुलिस एक्ट समाप्त हो जाए, तो काफ़ी हमें भी राहत मिलेगी। देखिए, आपका क्वेश्चन जो बताया जा रहा था, आपका ये पुरानी सीआरपीसी और नई सीआरपीसी में डिफरेंस, ये जो क्वेश्चन है ये आपका ये जो क्वेश्चन है ये आपका झारखंड एपीओ मेंस में पूछा था, और पूरा चांस है कि आपका आगे भी पूछे। अभी एक दो लोग बताए भी कि वर्तमान समय में आपका एक दो नए मॉडल भी शुरू कर दिया है आयोगों ने। वह मॉडल ये है कि कौन सी धारा कब रिपील की गई, एक ईयर पूछ रहा है। जैसे कि यूपीएपीओ ने भी पूछा था कि एविडेंस की धारा 2 को कब रिपील या निरसित या समाप्त किया गया था, तो 1938 में। तो उसी प्रकार जो जो सेक्शन रिपील है, महत्वपूर्ण है, उसको भी अब हम बताएंगे। यानी कि उसका एक लाइन में या तो बेयर एक्ट पर या अलग से आप सन लिख लीजिएगा। कौन सा सेक्शन रिपील है, तो भाई पुलिस एक्ट याद कर लीजिएगा। 6 सेक्शन हम रटवाए थे, 6, 11, 38, 39, 40, 41। ये रिपील है, पहले दिन ही रटवा गया था, आप नहीं आई थी। तो आइए देखा जाए आपका जो पुरानी सीआरपीसी और नई सीआरपीसी में डिफरेंस बताया जा रहा था। इसी डिफरेंस में आपका बिहार एपीओ का प्री का भी हमने 2 क्वेश्चन कल बताया था। एक तो रिवीजन बताया था कि इंट्रालोकोटरी आर्डर का रिवीजन नहीं होगा, और दूसरा स्पेशल समन हमने बताया था। और स्पेशल समन किस धारा में, 206 में, और उसके लिए दंडित किया जाता है 253। तो इस बार जो बिहार ने बनाया था क्वेश्चन 253 से बनाया था, तो सीआरपीसी फिर एक बार अच्छे से चल ही रही है, तो वह डिटेल में आपको बताई जाएगी इस बार। आइए देखा जब भाई, इसके बाद जूरी व्यवस्था हम बता रहे थे, जूरी पर चला जाए। देखिए, पुरानी सीआरपीसी में जूरी व्यवस्था थी। अब जूरी होती क्या थी? जूरी का मतलब ये होता था कि कुछ लोग नियुक्त किए जाते थे, जजों को किसी तथ्य पर निष्कर्ष निकाल कर देते थे। अगर आप फिल्म देखे होंगे, रुस्तम फिल्म, जो के एम नानावटी के केस पर आधारित हैं, उस फिल्म में आप देखे होंगे कि जूरी सदस्य होते हैं, तथ्य पर निष्कर्ष निकालकर, और जज को बताया था, यानी कि फैक्ट पर निष्कर्ष निकालकर जज को बताया था। तो पुरानी सीआरपीसी 1898 में जूरी व्यवस्था थी, लेकिन जब नई सीआरपीसी बनी तो जूरी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यायाधीश होते हैं वर्तमान समय में, ये स्वयं ही किसी तथ्य पर निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि ये एक्सपर्टों के एक्सपर्ट है, और तथ्य पर निष्कर्ष निकालने के लिए अब दूसरे की सहायता नहीं लेते। तो एविडेंस में आपको बताया गया था 73 धारा कि न्यायालय विशेषज्ञों का भी क्या होता है, विशेषज्ञ। भाई पुराने लोग तो रट सकते हैं, एविडेंस भी खूब पढ़ा गया था, भले 2 ही दिन चला क्रैश कोर्स में, लेकिन एक भी क्वेश्चन उत्तराखंड में बाहर नहीं गया। 4 घंटा चला था केवल, क्योंकि समय कम मिला था। तो अगला देखा जाए भाई, आपका एंटीसिपेटरी बेल देखा जाए। अग्रिम जमानत या गिरफ्तारी के पूर्व ही जमानत, या प्रत्याशित जमानत, या एंटीसिपेटरी बेल। जो पुरानी सीआरपीसी थी 1899 वाली, उसमें अग्रिम जमानत का कोई प्रावधान नहीं था। इसका मतलब ये हुआ
कि अभियुक्त गिरफ्तार होता था और हर हाल में गिरफ्तारी के बाद ही उसे जमानत दी जाती थी। लेकिन जब 1973 ईस्वी में नई सीआरपीसी हमारे भारत की संसद ने बनाई तो उस सीआरपीसी की धारा 438 में यानी कि 438 में गिरफ्तारी के पहले भी जमानत दिए जाने का प्रावधान किया गया। अजमानती अपराध में अर्थात गैर जमानती अपराध में अर्थात नॉन बेलेबल ऑफेंस में कोई व्यक्ति गिरफ्तारी के पहले ही जमानत की मांग कर सकता है और सेक्शन है 438 सीआरपीसी। और कहाँ आवेदन दे सकता है, या तो कोर्ट ऑफ सेशन में या हाई कोर्ट में। यानी कि दो न्यायालयों को पावर है कि वह गिरफ्तारी से पहले किस मामले में जमानती की अजमानती की दोनों केवल और केवल किस में अजमानती क्या दे दे, गिरफ्तारी से पहले जमानत। अगला ये प्ली बार्गेनिंग देखा जाए। अभिवाक सौदेबाजी या अभिवचन का संपणन पूछा भी गया था आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया के भी एग्जाम में, इंटरव्यू में भी। पुरानी सीआरपीसी जो 1898 वाली थी उसमें कहीं भी प्ली बार्गेनिंग या अभिवाक सौदेबाजी के बारे में प्रावधान नहीं था। लेकिन हमारी नई सीआरपीसी जो 1973 में बनी है उसमें अध्याय 21A में आपका 2005 में प्ली बार्गेनिंग का चैप्टर जोड़ा गया। 265A से लेकर 265L तक धाराएं रखी गई। तो पहले प्ली बार्गेनिंग समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और शर्ट लेने गया तो दुकानदार ने शर्ट की कीमत 2000 बताई, तो उस व्यक्ति ने कहा कि अगर आप इसकी कीमत को 1000 कर दीजिए तो मैं ये शर्ट ले लूँगा। इसी को बार्गेनिंग कहते हैं। बार्गेनिंग माने सौदेबाजी। अब दुकानदार शर्ट की कीमत 1000 कर दिया यानी कि कम कर दिया और वह व्यक्ति शर्ट ले लिया। इसी को एक लाइन में हम क्या कहेंगे, बार्गेनिंग। बार्गेनिंग यानी कि सौदेबाजी। सेम कानून में ऐसे ही चलना है भाई। अगर किसी अपराध में सजा 2 साल है, अभियुक्त अपना अपराध स्वीकार करता है और न्यायालय से मांग करता है कि जो 4 साल की सजा है हम चूंकि स्वीकार कर चुके हैं अपना अपराध किया जाना, अतः ये सजा कम कर दिया जाए, तो इसी को कानूनी भाषा में हम क्या कहेंगे, प्ली बार्गेनिंग। जैसे कि शर्ट वाला उदाहरण, 2000 का शर्ट है तो कितने में दे दीजिए, 1000 में। तो 4 साल की सजा है तो 1 साल कर दीजिए, तो हम ये अपराध अपना क्या कर रहे हैं, स्वीकार। अब आगे डिटेल में चलेगा। यानी कि पुरानी सीआरपीसी में प्ली बार्गेनिंग नहीं थी और जबकि नई सीआरपीसी में है, एक ये भी अंतर है। अगला जो आपको देखना है, महिलाओं के प्रति देखना है। यानी कि पुरानी सीआरपीसी में महिला की गिरफ्तारी पुरुष द्वारा भी की जा सकती थी। लेकिन जो नई सीआरपीसी बनी, जहां भी महिला का मेडिकल चेकअप है, गिरफ्तारी है इत्यादि की बात है, तो महिला डॉक्टर द्वारा मेडिकल चेकअप या गिरफ्तारी महिला पुलिस द्वारा ही की जाएगी। ये प्रावधान अब नई सीआरपीसी में स्पष्ट रूप से जोड़ दिया गया है और निश्चित तौर पे 1 या 2 क्वेश्चन इससे प्री में और इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। एक जगह इस बार हम एकत्र करवाएंगे जो महिलाओं से संबंधित आपका कानून है, क्योंकि आपका उत्तराखंड और यूपी में जो महिलाएं गई उनसे यही पूछा गया। आईपीसी महिलाओं के लिए एविडेंस में, फिर सीआरपीसी
अन्य कानून पूछे गए कि कहाँ कहाँ प्रावधान है। तो इस बार एक जगह हम एकत्र करवाएंगे आगे जब आएगा तो। इसके बाद देखिए पुरानी सीआरपीसी के तहत सत्र न्यायालय जब रिवीजन करता था, पुनरीक्षण करता था, तो निगरानी करता था। एक ही शब्द है भाई, चाहे पुनरीक्षण या निगरानी या इंग्लिश में रिवीजन। तो हाई कोर्ट की अनुमति लेनी पड़ती थी, यानी कि जब तक हाई कोर्ट अनुमति नहीं देता तब तक पुरानी सीआरपीसी के तहत कोर्ट ऑफ सेशन रिवीजन नहीं कर सकता था। लेकिन नई सीआरपीसी इस प्रावधान को समाप्त करती है। सत्र न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण के लिए अब हाई कोर्ट की कोई आवश्यकता अनुमति की नहीं। अगला अंतर आपका महिला पर आया जाए, फिर आपका पुरानी सीआरपीसी के तहत ये प्रावधान था कि अगर कोई महिला गर्भवती पाई जाती है, उसे मृत्युदंड दिया गया है, तो उसे फांसी पर लटका दिया जाता था। लेकिन हमारी नई सीआरपीसी की धारा 416 बताती है कि अगर कोई महिला गर्भवती पाई जाती है, फांसी की सजा दी गई है, तो उच्च न्यायालय उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट या आजीवन कारावास में कन्वर्ट करेगा। करेगा यानी कि बात है, फांसी नहीं दी जाएगी गर्भवती महिला को, तो किसमें उसका दंड किसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा? आजीवन कारावास। इस प्रकार से आपका कह सकते हैं कि कुछ जो अंतर थे 15-20 बताए गए। अब अगला क्वेश्चन आपका चला जाए जो मेंस में बन चुका है, वह हम देखते हैं। आपका सीआरपीसी की विशेषताएं क्या है, क्वालिटी क्या है, गुण क्या है, अच्छाइयाँ क्या है। यानी कि सीआरपीसी में वह कौन कौन सी मुख्य अच्छाइयाँ समाहित है या क्या क्या विशेषताएं दी गई है, उन विशेषताओं को हमें अब देखना है। जैसे कि आप संविधान पढ़ते हैं तो संविधान की विशेषता पूछी जाती है, तो आप कहते हैं कि उद्देशिका दी गई है, आपका संघ राज्यों का संघ दिया गया है, एकल नागरिकता है, मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, संसदीय शासन प्रणाली है, इत्यादि है। उसी प्रकार हमारी सीआरपीसी में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या कह सकते हैं कि अच्छे अच्छे प्रावधानों को समाहित किया गया है, उसी को क्वालिटी या विशेषता या गुण कहा जाता है। तो देखिए ये जो प्रावधान है ये किसी धारा में, एक धारा में समाहित नहीं है। ये जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं का मतलब ही यही हुआ कि पूरी सीआरपीसी का निचोड़, यानी कि पूरी सीआरपीसी में जो जो अच्छी बातें हैं, उन बातों को हम एक जगह एकत्र करवा रहे हैं। यानी कि अगर आप पूरी सीआरपीसी न पढ़िए और केवल इन बातों को ही जान लीजिए, तो आपको ये मालूम चल जाएगा कि सीआरपीसी में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। तो पहली जो अच्छाई आपका देखना है, संविधान से उठाइएगा। यानी कि आपका पहली जो विशेषता है वो कहाँ से उठाएंगे? संविधान से ही उठाइएगा और आर्टिकल 21। इसके बाद आर्टिकल 14 उठाइएगा और तब आपका सीआरपीसी में इसे ऐड करिएगा। देखिए हम भी उठा रहे हैं, भूमिका हम बताए थे, फिर एक बार देखिए। संविधान का आर्टिकल 21 ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से किसी व्यक्ति को वंचित अगर किया जाता है तो वह कैसे किया जाएगा? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। यानी कि आर्टिकल 21 ये इजाज़त देता है, हमारा संविधान इजाज़त देता है कि किसी व्यक्ति के लाइफ को या शारीरिक फ्रीडम को छीना जा सकता है, लेकिन मनमाने तरीके से नहीं। कैसे? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया।
तो सीआरपीसी वह विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया बताती है जिस प्रक्रिया का सहारा लेकर या जिस प्रक्रिया के तहत किसी व्यक्ति के प्राण को या शारीरिक स्वतंत्रता को छीना जा सकता है, यानी कि मृत्यु दंड दिया जा सकता है या जेल में डाला जा सकता है। इसके लिए प्रक्रिया कौन बताती है? हमारी सीआरपीसी। तो मृत्युदंड पर आ जाइए। अभी आपका पूछा भी गया था क्वेश्चन उत्तराखंड में मृत्युदंड पर, और पूछा भी गया था कि कहाँ लिखा गया है कि जिसको मृत्युदंड दिया गया है तो निर्णय यह निर्देश देगा कि तब तक इसको फांसी लगाकर गर्दन में लटकाया जाए जब तक इसकी मृत्यु न हो जाए। तो रट्टा मार कर जाना है। 354 सीआरपीसी की धारा 354 के किस क्लाज में? 5 रट कर जाइएगा। आ सकता है यूपी में कौन सा क्लाज है? और गर्दन में फांसी लगा कर मृत्युदंड देना तरीका पर केस बताया गया था दीना उर्फ दीन दयाल। फिर रटिए कौन सा केस है? रट्टा मारिए आज से, ये वैकेंसी का इंतजार न करिए, आज से ही तैयारी करिए, क्योंकि भाई लड़के लग चुके हैं और आपको अन्य लोगों से अगर एक कदम आगे जाना है तो आज से ही शुरू कर दीजिए पढ़ाई। इंतजार न करिए, वैकेंसी तो आएगी ही आपका 15 दिसंबर के बाद। हो सकता है 20 को आ जाए, 25 को आ जाए, लेकिन आपका 1 माह के अंदर यानी 15-20 दिन के बाद आना ही है, कोई इसमें शक नहीं है, क्योंकि आयोग में है तो निकालेगा ही। आयोग करेगा क्या? तो अगला देखिए, ये पहला आपको विशेषता मिली। दूसरी विशेषता जो हमें अपनानी है वह आपका सनक का शासन और विधि का शासन। जब आप संविधान पढ़ेंगे तो रूल ऑफ लॉ या विधि का शासन पढ़ेंगे, और विधि के शासन के लिए अनुच्छेद 14 पढ़ेंगे। तो रूल ऑफ लॉ कहाँ समाहित है? अनुच्छेद 14 में। तो रूल ऑफ लॉ यानी कि विधि का शासन होता क्या है? विधि के शासन की अवधारणा इंग्लैंड के डायसी महोदय ने दी थी, और डायसी ने रूल ऑफ लॉ किताब भी लिखी, पूछा भी जाता है बिहार। उन्होंने ये बताया कि भाई रूल ऑफ लॉ का मतलब पहला हुआ कि विधि के समझ समता, यानी कि चाहे राजा हो या रंक हो या राजा भोज हो या गंगू तेली हो, सभी कानून के समक्ष क्या है? समान। दूसरा उन्होंने बताया यानी कि किसी को कोई प्रिविलेज नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। दूसरा इन्होंने बताया कि सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा एक ही न्यायालय में चलेगा, यानी कि न्यायालय समान होने चाहिए। फिर आपका उन्होंने बताया कि जो लोगों को मूल अधिकार मिला है यह विधायिका की देन नहीं है, न्यायपालिका की देन है। लेकिन भारत में हमारा संविधान मूल अधिकार देता है, न्यायपालिका नहीं। वो अलग बात है कि भारत में पूरी तरह ये नियम लागू नहीं है, लेकिन शॉर्टकट में ये जानिए, रूल ऑफ लॉ का मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के प्राण को या शारीरिक स्वतंत्रता को छीना जाता है तो कानूनी प्रक्रिया अपनाकर ही छीना जाएगा, मनमाने तरीके से नहीं। यानी कि भारत में विधि का शासन है, सनक या मनमाने का शासन नहीं। और इस बात को बार बार सुप्रीम कोर्ट बता रहा है। इस्माइल सोडवाल का केस है। इस्माइल सोडवाल बनाम महाराष्ट्र राज्य के केस में उच्चतम न्यायालय ने ये बता दिया कि सीआरपीसी की रचना जो हुई है वह सनक के शासन और विधि के शासन में अंतर करने के लिए हुई है। सीआरपीसी के तहत विधि का शासन अप्लाई किया गया है, सनक या मनमाने का नहीं। मनमाने का शासन का मतलब कि जिसको जब जब चाहिए मृत्युदंड दे दीजिए और जिसको जब चाहिए जेल में डाल दीजिए, तो सरकार ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि भारत में क्या है? रूल ऑफ लॉ। यानी कि जब भी सरकार कोई कार्य करे
तो कानून के अनुसार करे, ला के अनुसार करे, चाहे वह कितना ही बड़ा अपराधी हो, कानून का उल्लंघन करके न करे। भले वह हजारों लोगों का हत्यारा हो। जैसे कसाब का उदाहरण देखिए, 176 लोगों की जान गई थी बॉम्बे अटैक में, 26 माने बॉम्बे अटैक में, और फिर भी कसाब के खिलाफ मुकदमा चलाया गया, पूरी गवाही दी गई और तब जाकर उसको सजा दी गई। भारत सरकार चाहती तो जेल में भी मरवा सकती थी, घटना स्थल पर ही मरवा सकती थी, लेकिन भारत में चाहे देशी हो या विदेशी या बहुत खूंखार भी अपराधी हो, तो रूल ऑफ लॉ का क्या करना है पालन। इसका देखिए दुष्परिणाम भी होता है। जैसे कि आतंकवादी हैं, मुकदमा चल रहा है, कई सालों से बंद है, अपहरण कर लेते हैं और फिर सरकार मजबूर होकर आतंकवादियों को छोड़ती है। इसका दुष्परिणाम भी है। तो इसीलिए होता है कि भाई स्पीडी ट्रायल चलाया जाए ताकि जल्दी से जल्दी क्या हो, फैसला। तो आगे बढ़ा जब भाई, ये तो दूसरा हुआ। जो तीसरी विशेषता हमारी सीआरपीसी की है, वह एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को पृथक करना, यानी कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक करना। अब इसके लिए जो आपको पढ़ना पड़ेगा, कल हल्का सा मैं बताया भी था। एक तो मॉन्टेस्क्यू हम बताएंगे। मॉन्टेस्क्यू पूछा भी गया था अभी आपका बिहार जे में भी, ये फ्रांस का था। इसके बाद संविधान का जो आर्टिकल है, आप 50 पढ़िएगा और सीआरपीसी की धारा 3, 3 एंगल से पढ़िएगा सेपरेशन ऑफ पावर को। हम एकदम शुरुआती दौर से, देखिए इतना लिखवाया नहीं जाता भाई, हम बता दें, ये समझाने के लिए भले इतना पढ़ाया जा रहा हो, लेकिन लिखवाते समय आपका 2 या 3 लाइन ही लिखवाया जाता है। इतना लिखवाना किसी भी हाल में संभव नहीं है। आपका फ्रांस का मॉन्टेस्क्यू था, उसने सेपरेशन ऑफ पावर या शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया और कहा कि सरकार के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। तीनों के कार्य अलग अलग हों, तीनों के लोग अलग अलग हों, शक्तियां अलग अलग हों और एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप कोई न करे। इसी सिद्धांत को अपनाते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में राज्य का ये कर्तव्य बनाया गया है कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह निचले स्तर से ही न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करे। कौन सा आर्टिकल है संविधान का? आपका 50। इसी को आगे बढ़ाते हुए आपका सीआरपीसी की धारा 3 में स्पष्ट कर दिया गया है, निर्देशों का अर्थ लगाना, यानी कि जहां मजिस्ट्रेट आएंगे, न्यायिक मजिस्ट्रेट माने जाएंगे। अगर कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं तो अलग से लिखा जाएगा, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, इसका भी थोड़ा वर्णन है। इसका मतलब ये हुआ कि न्यायपालिका को कार्यपालिका इसका मतलब ये हुआ कि सीआरपीसी आपका कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक करती हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेटों को अलग करती हैं, न्यायिक मजिस्ट्रेटों को अलग करती हैं। सेक्शन 3 में स्पष्ट रूप से ये बात समाहित है। कार्यपालक मजिस्ट्रेटों का कार्य है अपराधों का निवारण करना, शांति व्यवस्था आपका बनाए रखना। कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती हैं, इन पर कंट्रोल भी राज्य सरकार करती है। लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेटों का कार्य है न्यायिक कार्य करना, इनकी नियुक्ति हाई कोर्ट करता है, इन पर कंट्रोल हाई कोर्ट करता है, ट्रांसफर हाई कोर्ट करता है और बर्खास्त भी कौन करता है? हाई कोर्ट। जब आएंगे मजिस्ट्रेट
उस समय हम आपका संविधान, सीआरपीसी और आईपीसी को कोरिलेट करके बताएंगे, तमाम कानून बताएंगे। इस बार थोड़ा कोरिलेशन ज़्यादा होगा क्योंकि समय भी है, तो थोड़ा डिटेल में चले और ताकि क्रैश कोर्स में एकदम रट्टा रहे और उसमें कोई किसी की गलती की संभावना न हो। अगला देखिए आपका, अगला जो विशेषता है वह आपका मजिस्ट्रेट है। पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट 3 प्रकार के होते थे, कल भी बताया गया। प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग और कौन, तृतीय वर्ग, यानी कि फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सेकंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, थर्ड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन नई सीआरपीसी की यह विशेषता है कि थर्ड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट को समाप्त कर दिया गया। अब केवल 2 ही प्रकार के मजिस्ट्रेट हैं, कौन कौन, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। चलिए अगला देखा जाए, यानी कि आपका समन मामले और वारंट मामले। हमारी नई सीआरपीसी की एक और विशेषता है कि जो पुरानी सीआरपीसी में समन मामले और वारंट मामले दिए गए थे उसको अलग किया, उसमें दंड की मात्रा बढ़ा दी गई है। अर्थात आपका ऐसे अपराध जिसमें दंड मृत्युदंड हो या आजीवन कारावास हो या 2 वर्ष से अधिक का कारावास हो उसको वारंट मैटर माना गया है। और 2 साल या 2 साल से कम की सजा वाले मामलों को समन मामला, ये भी एक विशेषता है। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि समरी ट्रायल की व्यवस्था है। अर्थात अगर छोटे अपराध हैं तो हमारा अध्याय 21 सीआरपीसी धारा 260 से लेकर 265 तक समरी ट्रायल की बात करता है, यानी कि तेजी से मामले को क्या किया जाए, निपटा दिया जाए। इसके बाद आपका हमारी सीआरपीसी की विशेषता है प्ली बार्गेनिंग, का भी हमने डिटेल में बताया ही, दोबारा न बताया जाए। प्ली बार्गेनिंग अभिवाक सौदेबाजी, इसको बताया गया था भाई। इसके बाद जो हमारी नई सीआरपीसी की विशेषता है कि जो जूरी सिस्टम था उसको अब क्या कर दिया गया, समाप्त, ये भी हम बता चुके हैं। हाँ, जो आपको पढ़ना है, नेचुरल जस्टिस या प्राकृतिक न्याय के नियमों को हमारी सीआरपीसी में पूर्ण रूप से समाहित किया गया है। ये जो विशेषता आप देख रहे हैं यह एक काफ़ी अच्छी विशेषता है। और देखिए प्राकृतिक न्याय फिर हम एक बार बताते हैं, और ये इंटरव्यू में कई लोगों से क्वेश्चन बना था लेकिन कई लोग बता नहीं पाए। जब भी नेचुरल जस्टिस पढ़िएगा तो 3-4 हम धाराएं 4-5 बता रहे हैं, थोड़ा अच्छे से इसको तैयार रखिएगा प्री के लिए भी। इंटरव्यू 273 पढ़िएगा, इसके बाद सेक्शन 191 पढ़िएगा, 479 पढ़िएगा, फिर आपका 303 पढ़िएगा और 304, भले आप कुछ ना पढ़ें। यानी कि आपका वैसे तो पूरी सीआरपीसी ही नेचुरल जस्टिस पर है, लेकिन मुख्य रूप से फिर एक बार देखिए, कल मैं बताया था, और प्राकृतिक न्याय हमेशा आता ही रहता है। और बिहार उहार के लिए जब चलेगा तो 3-4 दिन नेचुरल जस्टिस पर चलेगा जे के लिए। जब एडी ला चलाया जाएगा तो प्राकृतिक न्याय का मैग्ना कार्टा पूछा जाता है। रिज बनाम वाल्डविन का केस है प्राकृतिक न्याय का मैग्ना कार्टा, तो आगे बताया जाएगा, अभी छोड़ दीजिए। नेचुरल जस्टिस का अर्थ पूछा गया था इंटरव्यू में। नेचुरल जस्टिस या नैसर्गिक न्याय या प्राकृतिक न्याय का मतलब क्या हुआ, तो एक लाइन में जवाब देना है कि नेचर के नियमों के अनुसार, प्रकृति के नियमों के अनुसार न्याय करना। तो अब समस्या है कि आखिर नेचर का रूल क्या है, प्रकृति का नियम क्या है। जब आगे बढ़े इंटरव्यू बोर्ड तब आपको बताना है कि प्रकृति के 3 नियम हैं, और पहला है आडि अल्ट्रम परटम, यानी कि दूसरे पक्षकार को सुनो। दूसरा रूल अगेंस्ट बायस, यानी कि पक्षपात या अभिनत भी कहा जाता है, पक्षपात के विरुद्ध नियम। और तीसरा है
रीजन डिसीजन यानी कि तर्क के अनुसार निर्णय या तर्कानुमोद्य निर्णय, यानी कि इसका मतलब हुआ कि जब भी फैसला दीजिए उस फैसले का क्या लिखिए, कारण या रीजन। इन्हीं तीन नियमों को आपको कहाँ कहाँ समाहित किया गया है, इसी को हमें देखना है। तो जो पहला नियम है और दूसरा नियम है वो काफी महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक न्याय का नियम समझिए भाई आपका। प्राकृतिक न्याय का जो नियम पहला है, आडि अल्ट्रम पर्टम, यानी कि दूसरे पक्षकार को भी सुना जाए। तो एक उदाहरण बना लिया जाए, इधर तो अभियोजन पक्षकार होता है और दूसरी तरफ कौन है, अभियुक्त, यानी कि मुलजिम पक्षकार एक्यूज। तो अब बताइए, क्या केवल वकील माने अभियोजन को सुनकर अभियुक्त को सजा दे दी जाए? आप कहेंगे नहीं, अभियुक्त को भी अपना पक्ष रखने का क्या है, अधिकार है। यानी कि आडि अल्ट्रम पर्टम, यानी कि अभियुक्त की बातों को भी सुना जाना चाहिए, उसके बाद भले सजा दीजिए। ये जो सिद्धांत है ये बहुत प्राचीन है, यानी कि और इंग्लैंड वाले तो इसको आपका बाइबल से भी जोड़ते हैं और ये बताते हैं कि एक बार स्वर्ग में आपका स्वर्ग के देवता ने एक मानव को रखा और मानव को आज्ञा देकर गया, निर्देश देकर, ये जो स्वर्ग में अच्छे अच्छे फल लगे हैं, फल यानी कि जो फल लगे हैं इसको तोड़कर न खाना। तो मानव निकला लालची और जैसे ही देवता गए घूमने तो आम तोड़कर या पपीता तोड़कर अमरूद तोड़कर क्या किया, खा लिया। तो जब देवता आए तो मानव को ऐसे बिना पूछे, बिना उसकी बात सुने नहीं निकाले, उससे पूछे कि तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया। वह जवाब दिया और तब स्वर्ग से मानव को निकाल दिया गया। और जब से स्वर्ग से मानव निकला, बाइबिल के अनुसार आज तक स्वर्ग में नहीं पहुंचा। तो मानव कहाँ है आज तक, पृथ्वी पर, यानी कि स्वर्ग का दर्शन नहीं कर पाया। वैसे बाबा ओबा जो हैं वो कहते हैं कि हम शरीर कहाँ पहुंचा देंगे। जो दरवेश हैं, जो भूत प्रेत हैं, जो जिन होते हैं, बाबा बहुत बड़े बाबा होते हैं, वो कहते हैं कि शरीर हम कहाँ पहुंचा देंगे। तो चक्कर में न पड़िएगा, नहीं तो न 3 में रहेंगे न 13 में। मैं बता दूं स्पष्ट रूप से, वैसे भाई किसी की भावनाओं को आहत करने का इरादा नहीं है, क्योंकि कई यहाँ लोग कई बाबाओं के अंध भक्त हैं। तो उसमें हाँ, तो भाई किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा उद्देश्य नहीं। आप तो नहीं है ना, हाँ, चक्कर में ना पड़िएगा। ये नहीं, नहीं है ना आप। चलिए ठीक है भाई, चक्कर में ना पड़िएगा, बाबा को पढ़ाई करिए। हाँ हाँ हाँ, एकदम भाई, ये सब बाबा साहब बड़ी खतरनाक होते हैं। अगला देखा जाए भाई, आगे अभी नेचुरल जस्टिस देखिए आपका, काफी महत्वपूर्ण है नेचुरल जस्टिस। वैसे हम डिटेल में बताएंगे लेकिन अभी तो आपका शॉर्टकट में ही चलेगा। जहाँ तक सीआरपीसी की बात है, आरडी अल्ट्रम परटम ये बताता है कि एक तो अभियुक्त की बातों को सुना जाए और तब कोई फैसला दीजिए। दूसरी ये बताता है कि अभियुक्त के पीठ पीछे कोई कार्यवाही न की जाए। इसका मतलब ये हुआ कि जब अभियुक्त न्यायालय में हाजिर हो, जब मुलजिम न्यायालय में हाजिर हो, तभी उसके विरुद्ध साक्ष्य लिया जाए, गैर हाजिरी में नहीं। ये प्राकृतिक न्याय का नियम है और इसी को हमें पढ़ाना है। तो सबसे पहले 273 एक लाइन देखा जाए कि जब भी अभियुक्त के खिलाफ एविडेंस लिया जाएगा, वह एविडेंस या साक्ष्य तभी लिया जाएगा जब अभियुक्त वहां उपस्थित हो। अपनी भाषा में हम बता रहे हैं, लीगल भाषा में नहीं। लीगल भाषा में जब चलेगा 273 तब बताया जाएगा। ये पहला नेचुरल जस्टिस। इसके बाद आपका कह सकते हैं कि संविधान का भी अनुच्छेद बताना था भाई। देखिए आपका 22 का क्लाज 1, संविधान का अनुच्छेद 22 का क्लाज 1 कहता है कि जो व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है
उस व्यक्ति को अपने मनपसंद के अधिवक्ता से अपना बचाव कराने का अधिकार होगा। यानी कि वह व्यक्ति अपनी इच्छा के अधिवक्ता से अपना क्या करा सकता है, बचाव। जैसे कि आपका सलमान खान के पुत्र थे, आपका 20-22 दिन नहीं देखिए भाई अरे चलिए भाई, इस शब्द को वापस लिया जा रहा है। शाहरुख खान के पुत्र थे भाई, जेल गए तो बड़े बड़े वकील लग गए, यहाँ तक कि अब लाखों करोड़ों दिए होंगे तो सुप्रीम कोर्ट से वकील आए, तो क्या सरकार कहेगी कि आप इतने इनसे क्यों बचाव कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि अभियुक्त को हक है कि वह किसी भी अधिवक्ता से अपना क्या करा सके, बचाव। ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभियुक्त को अधिकार देता है? 22वां। और फिर जे में पूछा गया था ये सीआरपीसी की कौन सी धारा है? 300। सेम प्रावधान है कि प्रत्येक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को अपने मनपसंद के प्लीडर से अपना बचाव या डिफेंस कराने का हक होगा। अभी जे में आया भी था 2018 में, कौन सा सेक्शन है सीआरपीसी का? 303। दूसरा देखिए, अब अगर मान लीजिए कि अभियुक्त के पास किसी कारण से वकील साहब नहीं है उसके बचाव के लिए, तो फिर नेचुरल जस्टिस कहता है कि भाई आडी अल्ट्रम पर्टम, यानी कि अभियुक्त को सुना जाना चाहिए। और जब अधिवक्ता नहीं है तो राज्य का ये कर्तव्य है कि वह अधिवक्ता प्रदान करे, तो न्यायालय राज्य के खर्चे पर अभियुक्त को निःशुल्क माने फ्री में बिना पैसा के वकील देगा। और निःशुल्क विधिक सहायता किस धारा में? 304। तो सीआरपीसी की दो धारा भी ऐड करना है, कौन कौन? तो बताइए, अभियुक्त को अपने मनपसंद के अधिवक्ता से बचाव कराने का हक होगा, ये 2018 में 303। और फ्री लीगल एड कहाँ है? 304। अब तो सब वो अलग बात है। अब आइए दूसरा देखा जाए, दूसरा सिद्धांत पर आ जाए। दूसरा सिद्धांत आपका है नेचुरल जस्टिस का कि रूल अगेंस्ट बायस, यानी कि पक्षपात के विरुद्ध नियम, अभिनत के विरुद्ध नियम। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि समाज में एक संदेश जाना चाहिए कि न्याय हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में जज नहीं हो सकता। यानी कि आप ही अभियुक्त हैं और आप ही जज बन जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। ये नेचुरल जस्टिस का क्या है? उल्लंघन। फिर एक बार समझिए, इसका मतलब ये हुआ, मैंने आसान भाषा में आपका, कि आप केवल यहाँ पढ़िए ही न, बल्कि समाज में एक संदेश भी दीजिए कि यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है। यानी कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए, बल्कि समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि न्याय हो रहा है। इसके लिए तमाम कानून हैं और इस पर आपका एक उदाहरण हम बताते हैं, और तब सीआरपीसी का सेक्शन 2 बताएंगे। एक 191 और दूसरा आपका 479। लोग इंटरव्यू में 191 तो बता दिए, लेकिन 479 बताना भूल गए और एक नंबर कट गया तो बाहर हो गए। भाई दोनों धारा याद रखे, रूल अगेंस्ट बायस। अभी हम बताएंगे इसको, पहले बायस पर एक दूसरा उदाहरण बताया जाए। 191 है भाई और दूसरा 479 सीआरपीसी। देखिए आपका उदाहरण, जैसे रंजन गोगोई जी आपका मैंने उच्चतम न्यायालय के सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। एक औरत ने आपका यौन शोषण यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट का उन पर इल्ज़ाम लगाया, हुआ हंगामा, तो खुद ही जांच बैठाए, खुद ही जांच कराए। जांच रिपोर्ट उन्हीं के पास आई और अपने को क्लीन चिट दे दिए, यानी कि पाक साफ निकल गए कि हमने कोई अपराध नहीं किया। तो ये शुद्ध रूप से नेचुरल जस्टिस का क्या था? उल्लंघन।
माने आप ही अभियुक्त और आप ही जज बन गए। ये तो रूल माने ये तो शुद्ध रूप से क्या माना जाएगा, बायस। तो भाई बता दें इतिहास इनका। आपका आपका जो नेशनल लॉ स्कूल है, वहाँ आपकी टॉपर लड़की थी, समारोह हो रहा था और उस लड़की ने हिम्मत जुटाई और रंजन गोगोई जी से अवार्ड लेने से इनकार कर दिया और ये कहा कि आप सर्वोच्च हैं, सुप्रीम कोर्ट में सर्वोच्च हैं, आपका कर्तव्य है कि नेचुरल जस्टिस का पालन करते, और आप ही नेचुरल जस्टिस का क्या कर दिए, उल्लंघन। अतः मैं ये अवार्ड लेने से इनकार करती हूँ। यानी कि आपका इनकार कर दिए, हाथों से नहीं लिए अवार्ड। तो हिम्मत होनी चाहिए। और इस समय तो अवार्ड वाले भाई पैसा देकर भी, आइए आइए पैसा दीजिए अवार्ड लीजिए। कई हमारे यहाँ भी फ़ोन आते हैं कि ये अवार्ड दिलवा देता हूँ ये राज्यपाल से, तो ये मुख्यमंत्री से। तो अवार्ड की क्या ज़रूरत है, कोई हमें अवार्ड की थोड़े ज़रूरत है। और फोटो की लगा दें 50 फोटो तो लोग जानेंगे। भाई उससे पढ़ाई नहीं न हो सकती। पढ़ाई तो जो वास्तविकता है उसको देखी जाती है। वो ये थोड़े हैं कि अवार्ड मिल गया तो आप बहुत बड़े कलाकार हो गए। वो तो अंग्रेज भी उपाधि देते थे और देखते थे क्या करते थे। तो जो अंधभक्त थे अंग्रेजों के, उनको वो क्या देते थे, उपाधि। तो देखिए आगे भाई आपका ये जो ये बायस हो सकता है, 3 प्रकार के हो सकता है, समझिए। पहला है व्यक्तिगत, जो सबसे खतरनाक होता है। ये हमारे मामा हैं, ये हमारे चाचा हैं, ये पुत्र हैं, जैसे हाई कोर्ट में है। ये हमारा जूनियर है तो हम फैसला इसके पक्ष में दे दें। ये हमारा पुत्र है तो हम इसके पक्ष में फैसला दे दें, ये होता है। और 35 जज, हाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 35 जज अंकल सिंड्रोम से ग्रसित हैं, यानी कि उनके घर वाले प्रैक्टिस कर रहे हैं और बायस में आकर वो लोग क्या कर रहे हैं, फैसला। ये हमारी राय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का। दूसरा जो एक तो व्यक्तिगत हो गया, दूसरा धन संबंधी, यानी कि जिस मामले में किसी जज का कोई धनीय हित है, मनी वाला हित है, तो जज को चाहिए कि उस मामले से अपने को क्या कर ले, अलग, सुनवाई न करे। और तीसरा सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जिस विषय में जज साहब हितबद्ध हैं, घटना स्वयं देखे हैं या स्वयं गवाह हैं, तो उस मामले में वो सुनवाई न करे। ये जो नियम है सीआरपीसी में 191 और 479 में समाहित है। 191 देखिए पहले, अगर किसी मजिस्ट्रेट ने सुमोटो से, यानी कि स्वयं के ज्ञान पर, अपने आप या अपनी प्रेरणा पर किसी अपराध का संज्ञान लिया है, तो हमारी सीआरपीसी की धारा 191 बताती है कि मजिस्ट्रेट अभियुक्त को बताएंगे कि हमने सुमोटो से अपने ज्ञान पर काग्निजेंस लिया है, तुम चाहो तो इस मामले को किसी अन्य मजिस्ट्रेट के समझ ट्रांसफर करा सकते हो। तो अगर अभियुक्त कहता है कि दूसरे मजिस्ट्रेट के यहाँ ये मामला भेजा जाए, तो भेजना बाध्यकारी है, विवेक नहीं, बताया जाएगा अभियुक्त को। और 479 कहती हैं कि अगर किसी मामले में जज साहब हितबद्ध हैं, तो सामान्यतः वह मामला वो न सुने। जैसे उन्हीं का पुत्र ही है, उनके रिश्तेदार गवाह हैं, तो क्या उनको मामला सुनना चाहिए, नहीं। वह दूसरे को ट्रांसफ़र कर दो, अलग बात है कि ट्रांसफ़र कर देंगे कि देख लीजिएगा हमारी बीबी ही अभियुक्त है, 420 में फंसे थे, वो अलग बात है। लेकिन वो मामला देखते हैं तो किसका वायलेशन होगा, प्राकृतिक न्याय। तो यानी कि हमारी सीआरपीसी प्राकृतिक न्याय के नियमों का क्या करती हैं, पालन, इसमें कोई शक नहीं है। अगला देखिए भाई आपका, अब जो रिवीजन होता था, अब रिवीजन का क्षेत्र सीमित कर दिया गया है, यानी कि पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। और मैं अंतर बताते समय भी बताया था कि अब किसका रिवीजन नहीं होगा,
इंट्रालोकोटरी आर्डर। बिहार एपीओ में आया भी था कि इंट्रालोकोटरी आर्डर यानी कि अंतर्वर्ती आदेश का अब पुनरीक्षण हो सकता है कि नहीं, तो नहीं हो सकता। तो आगे आपका भाई कल बताया जाएगा, धीरे धीरे समय बढ़ाया जाएगा भाई। थोड़ा आज आपका 10-10 मिनट कम चल रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रही है बोलने में। तो आपका मिठाई भी बांटनी है भाई, देखिए आगे बैठी हैं, मिठाई अगले हफ्ते बांटा जाएगा। कुछ भाई अगले हफ्ते मिठाई बांट दी जाएगी, थोड़ा धैर्य रखिए। अब ये आते ही मिठाई का नाम ले लें तो मिठाई बांटी जाएगी भाई, धैर्य रखिए और अच्छे से पढ़िए। गुड़ ही बंटवा दिया जाएगा, उससे शुद्ध क्या है भाई? गुड़ बंटवा दिया जाए उससे शुद्ध क्या है, क्यों?